आज हम पढ़ेंगे लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट एंड डिज़ाइन सब्जेक्ट के बारे में। यह सब्जेक्ट पॉलिटेक्निक के EL 305 कोड के अंतर्गत आता है और आज हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है यूनिट 2 के अंदर 2.1 जो टॉपिक है ऑप एम्प, सिंबल, इक्विवेलेंट सर्किट और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑप एम्प क्या होता है। ऑप एम्प की देखने जाए तो ऑप एम्प एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर ऑप एम्प बोला जाता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर यानी कि जो ऐसा एम्पलीफायर जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करे। यहाँ पे ऑपरेशन से मतलब है आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, एम्पलीफिकेशन तो कर ही रहा है। एम्पलीफायर का मतलब एम्पलीफिकेशन है, ऑपरेशन है वो क्या है कि वो उसको किस फॉर्म में ऑपरेट कर रहा है। इनपुट जो भी है उसको प्रोवाइड हो रहा है, उसका डिफरेंशिएशन कर रहा है, इंटीग्रेशन कर रहा है ना। तो वहाँ पे वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है इनपुट के ऊपर, और उस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में उसको सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है। तो इस कारण से इसको नाम दिया गया है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे ऑप एम्प, है ना। फंडामेंटली ये क्या एक वोल्टेज एम्पलीफायर होता है। वोल्टेज एम्पलीफायर जो डिवाइस होता है जो कि डिज़ाइन इस प्रकार किया जाता है कि एक एक्सटर्नल फीडबैक कंपोनेंट लगाया जाता है। ये कंपोनेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, जो कि आउटपुट से लेके इनपुट के बीच में लगाया जाता है ना। और इसी फीडबैक कंपोनेंट जो लगाया गया है वह निर्धारित करता है कि जो रिजल्टेंट आउटपुट होगा वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो इस प्रकार से हम इसी आधार पर कहेंगे कि इसका नाम ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक है। अब इसके सिंबल के बारे में जानते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जैसे कि डायोड का अपना एक सिंबल है ना। डायोड का सिंबल है, ट्रांजिस्टर का सिंबल है, उसी प्रकार से ऑप एम्प का भी एक सिंबल होता है। इसको इस प्रकार से दिखाते हैं, एक ट्रायंगल है और यहाँ पे यूजुअली 3 जो टर्मिनल है वो दिखाए गए हैं, जिसमें से 2 इनपुट टर्मिनल है और एक आउटपुट टर्मिनल है। यहाँ पे इनपुट टर्मिनल को इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल दिखा रखा है। जो माइनस वाला टर्मिनल है वो क्या होगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल, और जो प्लस वाला जो सिंबल यहाँ दिखाया गया उससे जो कनेक्टेड टर्मिनल है उसको कहेंगे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसके बारे में और अपन आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो एक ये दिखा रखा है टर्मिनल आउटपुट साइड में, ये है आउटपुट टर्मिनल। अब ये 3 तो इसके हो गए जो इनपुट आउटपुट टर्मिनल। यहाँ पे 2 और टर्मिनल दिखाए गए हैं, एक प्लस VS और एक माइनस VS। ये इस IC को सप्लाई प्रोवाइड करवाने के लिए टर्मिनल प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक सिंबल दिखा रखा है कि ऑप एम्प का सिंबल किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब मार्केट के अंदर जो IC किस प्रकार से मिल रही है, मार्केट में IC ये जो ऑप एम्प होता है ये IC की फॉर्म में मिलता है। जनरली IC है वो 741 जो IC है वो ऑप एम्प की IC मार्केट के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे 8 टर्मिनल की ये IC है, 8 पिन की IC है। यहाँ पे जो पिन जो काउंट करेंगे वो ये नोच जो दे रखा है, जो यहाँ पे ये नोच जो प्रोवाइड कर रखा है उसके जो पास में जो ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल नंबर 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3 और ये 4। फिर इसके जस्ट सामने वाला जो टर्मिनल होगा वो 5, 6, 7 और 8, है ना। इस प्रकार से ये 8 टर्मिनल IC होती है 741 IC, ठीक है। यहाँ पे अगर इस IC को हम इस डायग्राम में देखें तो ये टर्मिनल नंबर जो नेगेटिव, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये 2 नंबर IC होती है, और टर्मिनल नंबर 3 जो होती है वो ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है।
तो ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। और ये जो है आउटपुट है वो 6 नंबर आईसी से होता है। यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो 7, नेगेटिव है वो 4 होगा। इस प्रकार से ये आईसी के नंबरिंग रहते हैं। अब इसको थोड़ा पिन डायग्राम को समझते हैं अपन। एक कॉमन 741 जो आईसी है उसके पिन डायग्राम, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा देखते हैं। ये जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि उसका एक डायग्राम बना दिया हमने। यहाँ पे पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आईसी है। तो इसके अंदर जो 8वें नंबर की आईसी है टर्मिनल होता है, सॉरी 8 टर्मिनल है, और इसमें जो 8वें नंबर का जो ये टर्मिनल होता है ये नॉट कनेक्टेड रहता है। अब जो पिन नंबर 1 है ये ऑफसेट नल के लिए, और पिन नंबर 5 है ये दोनों ऑफसेट नल के लिए डेडिकेटेड पिन होती है। यहाँ पे पिन नंबर जो 2 है वो इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है, इसको यहाँ माइनस से शो कर रखा है। पिन नंबर 3 है वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है, इसको पिन जो प्लस से शो कर रखा है। यहाँ पे पावर सप्लाई 4 नंबर को और पॉजिटिव पावर सप्लाई वो 7 नंबर से पिन से दी गई है। आउटपुट वोल्टेज है वो 6 से है, और 8 नंबर जो पिन है वो नॉट कनेक्टेड पिन है। अब इसके इक्विवेलेंट सर्किट को जानते हैं। इस सर्किट के अंदर जो पिन नंबर 1 इन्वर्टिंग इनपुट और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के बीच में एक रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। एक रेजिस्टेंस शो कर रखा है, ये इस ऑप एम्प का इनपुट रेजिस्टेंस दिखा रहा है। वहीं पे जो पिन नंबर 6 है आउटपुट टर्मिनल की, वहाँ से एक आउटपुट रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है वो कनेक्टेड है। तो ये एक इक्विवेलेंट सर्किट है। इसका जो इनपुट टर्मिनल, इन दोनों जो इनपुट टर्मिनल है, इन दोनों के बीच में जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो Zin से दिखा रखा है। ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम होना चाहिए, आइडियली इनफाइनाइट होता है, ताकि इस ऑप एम्प से, इस एम्पलीफायर से कोई भी अगर डिवाइस कनेक्टेड रहता है तो वो क्या है कि उसके अंदर लोडिंग इफेक्ट ना हो, अर्थात जो इनपुट इसके इस आईसी को प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसके अंदर से रिफ्लेक्शंस क्रिएट ना हो, है ना। तो लोडिंग इफेक्ट के कारण से क्या होता है, जो लोड है वो मिस मैचिंग हो जाता है, और उस कारण से क्या होता है, जो इनपुट इसको प्रोवाइड करवाया जाता है वो उस इनपुट के अंदर ये पूरा ना लेके कुछ रिफ्लेक्शंस उसके जनरेट करता है। तो हम अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि किसी ऑप एम्प का इनपुट जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, और वहीं अगर देखने जाए तो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो आइडियली 0 होता है ना। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम दिखा रखा है, जहाँ पे दोनों इनपुट टर्मिनल के बीच में एक रेजिस्टेंस और आउटपुट टर्मिनल से एक सीरीज के अंदर आउटपुट रेजिस्टेंस और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिखा रखा है। ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है वो क्या होता है, जो यहाँ पे जो इनपुट प्रोवाइड कर रखा है, जो V1 और V2 जो इनपुट प्रोवाइड है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है उसको एम्पलीफाई करता है इसके गेन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय ए है, ए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, गेन को दिखा रहा है। हम जानते हैं इसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, आपका जो वोल्टेज गेन है इसका 741 ऑप एम्प आईसी का वोल्टेज गेन, जो आइडियली ऑप एम्प जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसका वोल्टेज गेन है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, ताकि अगर कम से कम भी अगर वोल्टेज अगर इसको प्रोवाइड किया जाए तो आउटपुट है वो मैक्सिमम आए। फिर है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस
जैसे अपन ने अभी इसके पिछले वाली स्लाइड के अंदर ये देखा, जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए ताकि कोई भी सोर्स है वो इजीली इसमें ड्राइव इसको कर सकता है और उसके अंदर कोई भी लोडिंग इफेक्ट है वो नहीं होगा। तीसरा है जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस। तो ये इसलिए होता है ताकि ये क्या हो कि किसी भी दूसरे डिवाइस से आसानी से कनेक्ट हो जाए। चौथा है जीरो आउटपुट वोल्टेज व्हेन इनपुट इज जीरो। आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमेशा जीरो होना चाहिए। किस परिस्थिति में? जब आप उसके ऊपर कोई भी इनपुट वोल्टेज नहीं लगा रहे। जब कोई इनपुट वोल्टेज है ही नहीं है तो आउटपुट क्या होना चाहिए? जीरो। तो ये इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है। फिर हम बात करते हैं इसकी पांचवी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ये क्या है कि इसका इनफाइनाइट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है, इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि जो इनपुट में जो कॉमन आ रहा है ना, जो कॉमन अगर नॉइजेज आ रही है तो उसका जो रिजेक्ट हो रही है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। इसलिए इसका कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है वो इनफाइनाइट होना चाहिए ताकि आउटपुट है वो नॉइज वोल्टेज है वो जीरो हो जाए। फिर छठा है जो इसकी स्लू रेट है वो इसकी इनफाइनाइट होनी चाहिए। अब स्लू रेट क्या है? स्लू रेट चेंज इन वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वोल्टेज है वो इकाई समय में कितना ज़्यादा परिवर्तित होता है वो एक आइडियल ऑप एम्प के लिए इनफाइनाइट होना चाहिए ताकि क्या हो कि जो आउटपुट के अंदर जो वोल्टेज जो चेंज जो हो रहा है क्या इनपुट के अकॉर्डिंग वो तुरंत हो जाए, उसके अंदर कोई लैग ना आ पाए, है ना। तो इस प्रकार से इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ये होती है। एक और है कि इसकी जो बैंडविड्थ है, ऑपरेटिंग बैंडविड्थ है वो भी क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट होनी चाहिए। बैंडविड्थ है वो क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है वो एक आइडियल ऑप एम्प को बताती है कि आइडियल ऑप एम्प किस प्रकार से होना चाहिए। उसका इनपुट रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, आउटपुट रेजिस्टेंस है वो जीरो होना चाहिए। जब उसके ऊपर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उसका आउटपुट वोल्टेज भी जीरो होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। उसके कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है वो भी इनफाइनाइट होना चाहिए, स्लू रेट इनफाइनाइट होनी चाहिए और बैंडविड्थ इनफाइनाइट होनी चाहिए। और उसका वोल्टेज गेन है वो कम से कम इनपुट भी दे तो उसका वोल्टेज है वो आराम से आउटपुट में मिल जाना चाहिए। इसके लिए जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है। अब इक्विवेलेंट सर्किट, तो ये अभी अपन ने देख ही लिया था पिन डायग्राम, और ये मार्केट के अंदर जो अवेलेबल है वो इस प्रकार से आईसी की फॉर्म में अंदर ये अवेलेबल है ना। फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो यहाँ पे मैं वापस से एक बार इसको बता दूं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक प्रकार का वोल्टेज एम्पलीफायर होता है जिस एम्पलीफायर के अंदर आउटपुट और इनपुट के बीच में एक कंपोनेंट लगा होता है। यह कंपोनेंट रेजिस्टेंस या कैपेसिटर हो सकता है। उस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग ये एम्पलीफायर कुछ न कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है ना। चाहे वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथमिक जो भी है ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो उस ऑपरेशन परफॉर्म करने के आधार पर इस एम्पलीफायर का नाम ऑपरेशनल एम्पलीफायर रखा गया। तो हम इस ऑप एम्प आज जो पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं? ऑप एम्प क्या होता है, सिंबल, उसका इक्विवेलेंट सर्किट और कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। यहाँ पे ये जो नल है, ऑफसेट नल वाले जो कंडीशन है, ये दोनों पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 है वो आउटपुट वोल्टेज है जो उसको नल करने के लिए कार्य में आता है।
इसके बारे में हम आगे जो एक टॉपिक है उसके बारे इसमें और डीपली पढ़ेंगे। ठीक है ना? थैंक यू।